फिक्सेशन ऑफ CO2 के लिए डायरेक्टली तो देखो डार्क रिएक्शन में हम लाइट को यूज नहीं कर रहे, बट आप ये समझ रहे हो कि डार्क रिएक्शन तभी चलेगा जब लाइट रिएक्शन चलता है। तो इस तरह से भी कहा जाता है कि अगर लाइट रिएक्शन चल रहा है और एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का जो एवोल्यूशन होता है उसके लिए हमें नियरली 8 to 10 फोटॉन्स चाहिए होते हैं। क्वांटा भी आप कह सकते हो, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है क्वांटा। अगर लाइट की बात कर रहे हो तो आप उसको फोटोन कह सकते हो, ठीक है। फोटोन्स या क्वांटा हम कहते हैं 8 to 10 चाहिए होता है। अगर आपको देखो डिस्क्रीट नंबर्स दे रखा है 8, 9, 10 में से भी चूज करना पड़े तो मैक्सिमम बुक्स 8 बताती है, तो इसलिए पहला चॉइस आपका 8 रहेगा। नहीं दिया तो 9 या 10 आप ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि 8 to 10 हम मानते हैं, वेरी कर सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ 1 ऑक्सीजन के लिए 8 फोटॉन्स अगर मैं कह रही हूँ तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह देते हैं कि फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 के लिए भी हम कह सकते हैं हमें 8 to 10 फोटॉन्स चाहिए होते हैं। बट एक्चुअल में इसको आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, बट क्वेश्चंस में पूछा गया है क्योंकि वो ये मान रहा है कि डार्क रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन पे। तो अगर फोटॉन्स के टर्म में आप पहले फोटॉन्स दोगे तभी लास्ट में अल्टीमेटली CO2 का फिक्सेशन होगा। तो ये याद रखना है 8 to 10 दोनों के लिए, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी, फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए। अभी हमने जो साइकिल किया उसको हम क्या कहते हैं, C3 साइकिल। C3 साइकिल नाम क्यों दिया था, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट था वो क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड। जितने भी रिएक्शंस हैं उनका नाम हमने इसी बेसिस पे दिया है। फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट इज 3 कार्बन कंपाउंड। कौन सा था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हाँ अब आप वैसे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 PGA, समटाइम्स 3 PGA नहीं दिया होता है तो आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ले सकते हैं, दोनों ही रॉन्ग नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअली में फर्स्ट टेबल ये बन चुका होता है। अगर ये नहीं दिया ऑप्शन में तो आपने ये चूज करना है, अगर ये दिया है तो पहले आपने इसी को चूज करना है। दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है और दोनों ही स्टेबल माने जाते हैं। अब जिन प्लांट्स में C3 साइकिल चलता है हम सिंपली कह देंगे ये कौन से प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बुक्स में लिखा होता है C3 प्लांट्स, क्वेश्चंस में भी। C3 प्लांट का मतलब सिंपली क्या है कि वो C3 साइकिल यूज कर रहा है फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2, राइट। और अभी तक हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस सभी प्लांट्स में चलता है, तो इसका मतलब C3 भी सभी प्लांट्स में चलेगा। तो एक्चुअल में मुझे C3 प्लांट्स बोलने की जरूरत नहीं होती अगर सभी प्लांट C3 होते। होता ये है कि C3 प्लांट्स जिनमें हम कह रहे हैं C3 साइकिल चलता है, आगे वेरिएशंस हमने 2 की थी ना, C4 भी होता है, कैम भी होता है। तो इसलिए हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा साइकिल चल रहा है जिसमें एक्सक्लूसिवली C3 साइकिल चल रहा है, हम उनको कहेंगे C3 प्लांट्स। अब नेक्स्ट साइकिल करने से पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगी C3 प्लांट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है फोटोसिंथेसिस में। देखो जो हमने एंजाइम किया रुबिस्को, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पहले आपको बताना चाहिए। रुबिस्को जो है वो एक डबल रिएक्शन करने वाला एंजाइम है जिसको हम कहेंगे इट इज रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये तो सबस्ट्रेट का नाम है, CO कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये इसका फुल नेम है, ठीक है। रिबुलोज R और U, BPCO, रुबिस्को। रुबिस्को इज रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका मतलब नाम से आपको पता चल रहा है कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। तो रिबुस्को के हमें 2 रिएक्शंस मिल सकते हैं। वन इज कार्बोक्सिलेशन जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और ये याद रखना है इनमें से मिलेगा एक, हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों एक साथ, एक्टिव साइट एक ही है, या तो वो कार्बोक्सिलेशन करेगा या फिर वो ऑक्सीजनेशन करेगा। अगर वो कार्बोक्सिलेशन करता है तो जैसे हमने पहले पढ़ा हमें साइकिल कौन सा मिलेगा, C3 साइकिल, ठीक है, जो भी हमने किया। लेकिन अगर वो ऑक्सीजनेशन करता है तो C3 साइकिल नहीं मिलता, तो हमें मिलता है C2 साइकिल। अभी आप कितना नोट कर लो। अब जिस एनवायरमेंट में
C3 प्लांट ग्रो कर रहा है, वो बेसिकली ये डिसाइड करता है कि रुबिस्को को कौन सा रिएक्शन होगा। ठीक है, नॉर्मली तो हमेशा मैक्सिमम केसेस में हम मानेंगे क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन और आपके पास C3 साइकिल चलता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हर प्लांट नहीं करना है। लेकिन कुछ एनवायरमेंट ऐसे होते हैं लाइक हॉट ड्राई क्लाइमेट, अगर आपको दिया है, अगर क्लाइमेट हॉट नहीं है, ड्राई नहीं है, तो C3 नॉर्मल साइकिल चल रहा है। लेकिन अगर आपके पास हॉट ड्राई क्लाइमेट आता है तो होता क्या है, हॉट का मतलब क्या मान रहे हैं, एक तो वाटर की डेफिशिएंसी हम यहाँ मान रहे हैं ड्राई है, और दूसरा टेम्परेचर हाई है। तो जो कंडीशंस हैं, ये क्लाइमेट आपको दिया हो सकता है, या उसने दिया होगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई है, या दिया होगा CO2 कॉन्सेंट्रेशन लो। इनमें से अगर कुछ भी दिया है तो C3 साइकिल की जगह हमारे पास C2 साइकिल चलेगा। C2 साइकिल को हम एक और नाम देते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की मतलब कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन तो हम ये देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन कैसा है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है या CO2 लो है, कोई भी एक कंडीशन, तो कॉन्सेंट्रेशन CO2 एंड ऑक्सीजन की वेरी कर दी ना, हमें CO2 ज्यादा चाहिए, किसी भी एंजाइम को वर्क करने के लिए उसका सबस्ट्रेट वो ज्यादा होना चाहिए, तब उसके साथ वो रिएक्शन शुरू करता है। अगर CO2 उसको ज्यादा मिल रहा है तो वो नॉर्मल कार्बोक्सिलेशन करता रहेगा, लेकिन अगर आपने CO2 कम कर दिया, ऑक्सीजन बढ़ा दिया, तो वो ऑक्सीजन को एज ए सबस्ट्रेट यूज कर लेगा। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करती है। CO2 अगर लो या ऑक्सीजन अगर हाई तो C2 साइकिल चल सकता है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन हम लेते हैं टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर होने से क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे किसी भी एंजाइम को क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बताओ। वो डीनेचुरेट हो जाता है। यस। अब अगर सपोज मैं कहती हूँ नेचर में इतना ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं हुआ कि वो डीनेचुरेट ही हो गया, डीनेचुरेट हो गया तो वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा ना, हम ये मान रहे हैं कि वो काम कर रहा है बट डिफरेंट काम कर रहा है। होता ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो आपने एक टर्म सुना होगा, समटाइम्स हम किसी भी चीज के लिए मेल्टिंग टेम्परेचर टर्म यूज करते हैं। ठीक है, होता ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है, हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स होते हैं दे लूज देयर स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि पहले वो इजीली पहचान सकते थे उनका सबस्ट्रेट कौन सा है, स्पेसिफिक थे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसका डीनेचुरेशन स्टेप तो लास्ट है बिल्कुल, उससे पहले पहले क्या होता जाता है, उनकी स्पेसिफिसिटी वो कम होती जाती है। मतलब वो रैंडमली, अब वो बहुत स्पेसिफिकली अपने सबस्ट्रेट को नहीं पहचान सकते, तो वो उसकी जगह सिमिलर कोई और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है। तो जब मैं कह रही हूँ टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो एक्चुअली एंजाइम की स्पेसिफिसिटी लूज हो रही है, और अगर उसकी स्पेसिफिसिटी लूज हो रही है दैट मींस वो CO2 की जगह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दे सकता है। हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिसिटी नहीं रहती है। एक तो ये कि CO2 और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, दूसरा एंजाइम स्पेसिफिसिटी लूज कर देता है। एक और प्रॉब्लम होता है हाई टेम्परेचर के साथ, हाई टेम्परेचर में CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी मतलब जो एनवायरमेंट में अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाती है। मतलब हाई टेम्परेचर और ज्यादा CO2 को कम करने में हेल्प कर रहा है। जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना CO2 का लेवल और कम हो जाएगा, तो एंजाइम को CO2 की अवेलेबिलिटी और कम मिलती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये आपको सबसे सिंपलेस्ट वे में हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर से एक तो एंजाइम स्पेसिफिक नहीं रहा, दूसरा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो उसको अवेलेबल था वो नहीं है, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि काइनेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं रुबिस्को की, वो मैटर करती है। काइनेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि रुबिस्को दो रिएक्शन दे सकता है। अगर मैं पहले ये स्पेसिफाई कर दूं कि रुबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करता है, तो इन सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पता है कि रुबिस्को जो है वो एक डबल रिएक्शन देने वाला एंजाइम है, एक्टिव साइट एक है लेकिन दो रिएक्शन दे सकता है। इसको समटाइम्स ऐसे कहा जाता है कि ये डाई म्यूटेज है, दो रिएक्शन देने वाला ड्यूअल एक्शन है। ठीक है, अब अगर काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ रुबिस्को क्योंकि चेंज हो सकती हैं, इसीलिए आपको C3 की जगह C2 मिल रहा है। C2 या फोटो रेस्पिरेशन मिलने के 3 मेन फैक्टर्स क्या हैं, अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए, टेम्परेचर हाई हो जाए, और थर्ड क्योंकि रुबिस्को की काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो दो सबस्ट्रेट ले सकता है, इसलिए हमें C3 प्लांट्स में
ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा, और आपको ये दिया होता है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ऐसी कंडीशन में C3 प्लांट्स में हमें क्या साइकिल मिल सकता है? C2 साइकिल। यहां तक क्लियर है सबको? तब मैं आपको C2 साइकिल बताती हूँ। नॉर्मली प्लांट C3 साइकिल शो कर रहा है, बट अगर ये कंडीशंस मिलती हैं तो C3 साइकिल के साथ हमें कौन सा साइकिल मिलेगा? C2। क्यों मिलेगा? क्योंकि रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेशन नहीं करेगा, वो क्या करेगा? ऑक्सीजनेशन करेगा। ओके, फोटो रेस्पिरेशन को फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? नॉर्मल रेस्पिरेशन में कौन सी गैस का अपटेक होता है और कौन सी गैस को हम रिलीज करते हैं? CO2 अपटेक होगा, CO2 रिलीज। हम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्या? प्लांट्स के केस में ले रही हूँ। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज होगा। अगर प्लांट्स चाहे एनिमल्स, रेस्पिरेशन सेम रहता है। हम ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल, जिसको आप कहते हो कार्बोहाइड्रेट, शुगर, जो भी है, और आप CO2 रिलीज करते हो। रेस्पिरेशन की बात करें, फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है, CO2 अपटेक होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। सो रेस्पिरेशन में नॉर्मल आपके पास ये होता है ना, CO2 रिलीज किया जाता है और ऑक्सीजन का क्या किया जाता है? अपटेक। यहाँ तक क्लियर? तो फोटो रेस्पिरेशन में भी हो यही रहा है, वो ऑक्सीजन को यूज करता है, CO2 को रिलीज करता है, बट ये रेस्पिरेशन नहीं है एक्चुअल में, ये साइकिल फोटोसिंथेसिस का पार्ट है और ये लाइट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि C3 साइकिल तभी चलेगा जब पहले लाइट रिएक्शन होगा, ये भी तभी चलेगा जब पहले लाइट रिएक्शन होगा। तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन आप कह सकते हो स्पेशल टाइप ऑफ साइकिल है जो सिमिलर है रेस्पिरेशन के, बट ये रेस्पिरेशन नहीं है। सिमिलर टू रेस्पिरेशन एंड डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन। हम डायरेक्टली लाइट नहीं कहेंगे क्योंकि एक्चुअल में ये स्टोमा में चल रहा है, लाइट रिएक्शन का पार्ट नहीं है, लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। नाम इसलिए हमने इसको फोटो रेस्पिरेशन दिया। याद ये रखना है, जैसे रेस्पिरेशन में आप CO2 रिलीज करते हो, ऑक्सीजन अपटेक करते हैं, वैसे ही इस साइकिल में भी होता है, पर ये लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। मैम जैसे C3 साइकिल जो था वो तो फोटोसिंथेसिस का पार्ट होता है ना, हाँ, और जो C2 साइकिल है वो तो काम ही ऑपोजिट कर रहा है फोटोसिंथेसिस के। हाँ, तो ये प्लांट में नहीं होना चाहिए, है ना? यही कहना चाहते हो? यस मैम। यस, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, ये प्लांट में नहीं होना चाहिए। प्लांट में अगर फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो इट्स ए वेस्ट प्रोसेस। प्लांट में नहीं चाहता कि फोटो रेस्पिरेशन हो, पर क्या प्लांट नेचुरल कंडीशंस को चेंज कर सकता है? अगर वो ऐसी कंडीशन में ग्रो कर रहा है जो हॉट है, ड्राई है, प्लांट उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो कंडीशन अगर है तो जो मैंने 3 फैक्टर्स कहे उसके अकॉर्डिंग फोटो रेस्पिरेशन चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर फोटो रेस्पिरेशन चलेगा, पहली तो बात आपने ये याद रखनी है कि C2 साइकिल इंडिपेंडेंट नहीं चलता, ये हमेशा डिपेंडेंट होता है C3 साइकिल। तो अगर किसी प्लांट में C3 साइकिल नहीं चल रहा तो C2 भी नहीं चल सकता, और C3 साइकिल तो प्लांट्स में चल ही रहा होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस उसको करना है। तो C2 साइकिल याद रखना है डिपेंडेंट होता है हमेशा C3 पे। C3 साइकिल जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसको नहीं मतलब है कि C2 चले या ना चले, वो अपना चल सकता है। C2 कब चलेगा? अगर C3 चल रहा हो। और C2 कब चलेगा? जब मैंने आपको 3 कंडीशंस वो बता दी, अगर वो 3 कंडीशंस हैं तो C3 साइकिल के साथ साथ C2 चलता है। पर C2 साइकिल की प्रॉब्लम क्या है मैंने आपको बता दी है, ये क्या है? एक वेस्ट प्रोसेस है। होता ये है कि ये 3 PGA जो आपके पास C3 साइकिल में था, उस PGA से हमारे पास C2 साइकिल चलता है। तो अभी वेस्ट प्रोसेस में आप इतना समझ लो कि एक तो ये एसिमिलेटरी पार को यूज कर लेता है, एसिमेट्री पार्ट जो किसमें बना था? लाइट रिएक्शन में, उसको वो यूज कर लेगा। दूसरा, इसमें कोई भी सिंथेसिस नहीं होता शुगर्स का, जो आप एंड प्रोडक्ट कह रहे हो, चाहे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ले लो, चाहे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ले लो, इसने एसिमेट्री पार्ट तो यूज की पर इसने शुगर्स नहीं बनाए, और कार्बन का लॉस भी करता है इन फॉर्म ऑफ CO2, क्योंकि हमने पहले कहा कि वो CO2 का क्या करता है? रिलीज। तो उसने 3 काम ऐसे कर दिए जिससे प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं है। एक तो
वो देखो प्लांट CO2 को ले रहा है कि फिक्स करेगा, लेकिन उसने एक कार्बन CO2 की फॉर्म में वापस रिलीज कर दिया, तो जब सबस्ट्रेट लिया था वो रिटर्न कर दिया। दूसरा, एसिमिलेटरी पावर लाइट रिएक्शन की सारी यूज कर ली, लेकिन एंड में कोई शुगर्स नहीं बनाए। तो जो C2 साइकिल है उसका प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि इट एक्चुअली डिक्रीजेस द यील्ड ऑफ शुगर्स, क्योंकि अगर C3 के साथ C2 भी चलेगा तो ऑब्वियसली वो C3 की चीजों को यूज कर रहा है और अल्टीमेटली कोई शुगर्स नहीं बना रहा, तो हमारे पास यील्ड ऑफ शुगर्स क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। C3 के साथ C2 चलेगा, ये याद रखना है। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि C3 कंप्लीटली एब्सेंट होगा। C2 अगर साथ में चल रहा है तो अगर C3 से पहले मुझे 100% यील्ड मिल रहा था तो C2 से कंपैरेटिवली वो डिक्रीज होता जाता है। C2 साइकिल देखा गया है अभी तक, मेजर जितना किया है वो 90 to 50% डिक्रीज कर सकते हैं शुगर यील्ड में। ठीक है, सो अभी तक हमें ये क्लियर है कि C2 से बेसिकली जो शुगर्स की यील्ड है वो कम हो रही है, और प्लांट C2 साइकिल खुद शो नहीं करता, बट अगर कंडीशन चेंज हो जाती हैं तो C2 साइकिल चलता है C3 के साथ। ठीक है, पहले हम C2 साइकिल ड्रॉ करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। C2 साइकिल को C2 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। बुक में इसके काफी ज्यादा रिएक्शन दे रखे हैं और नोट्स में भी मैंने आपको पूरा साइकिल दे रखा है, बट अभी मैं आपसे जितना ड्रॉ करवा रही हूँ बस आपने उतना ही याद करना है, उतना ही सफिशिएंट। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि C2 साइकिल चलने के लिए 3 ऑर्गेनेल्स की जरूरत होती है। तो एक बिग पेज और एक रिएक्शन ड्रॉ कर लो। फर्स्ट हम ऑर्गेनेली जो ले रहे हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि आपका C3 साइकिल चल रहा है कहाँ, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो C2 साइकिल भी वहीं स्टार्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट के साथ सेकेंड ऑर्गेनेली हमें चाहिए होता है पर ऑक्सीजन। तो कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है कि C2 साइकिल के लिए हमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स चाहिए। मैम थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। यस, थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। और C2 साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बस माइटोकॉन्ड्रिया के हैं जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 ऑर्गेनेल्स हम साथ साथ शो कर रहे हैं, अदरवाइज तो क्या होगा, एक ऑर्गेनेल से जो सॉल्यूट बनेगा वो ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में। ठीक है, तो अभी हम ये शो कर रहे हैं कि बिल्कुल साथ साथ ही प्रेजेंट है। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा हम यहाँ शो कर रहे हैं, स्ट्रोमा में C3 साइकिल चलेगा और C3 साइकिल में आपके पास फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है, 3PGA। ठीक है, अब C3 साइकिल का जो 3PGA है ये कब बना था, जब आपने क्या यूज किया था, रुबिस्को, राइट। रुबिस्को का कौन सा स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, और मेरे पास सबस्ट्रेट क्या था, RUBP। ये था ना बेसिक स्टेप जिसमें हम रुबिस्को को यूज कर रहे हैं। अब अगर रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन करता है तो C3 में आपके पास 3PGA बना, नॉर्मल साइकिल चलता है। लेकिन अगर रुबिस्को ने कार्बोक्सिलेशन नहीं किया तो रिएक्शन में यहाँ ये शो कर रही हूँ, तो सबस्ट्रेट मेरे पास क्या है, RUBP। C3 में हम CO2 का फिक्सेशन कर रहे थे, रुबिस्को ने CO2 को सबस्ट्रेट लिया था तो उसने 3PGA बनाया। लेकिन यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि जो रुबिस्को है वो ऑक्सीजनेशन कर रहा है। अगर वो ऑक्सीजनेशन कर रहा है तो वो सबस्ट्रेट CO2 नहीं लेगा, वो क्या सबस्ट्रेट लेगा, ऑक्सीजन। तो RUBP में हमने क्या प्लस किया, ऑक्सीजन। अब इससे रुबिस्को सॉरी RUBP प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को वो ऑक्सीजनेशन कर रहा है, तो मेरे पास RUBP कितना कार्बन कंपाउंड था, 5। ऑक्सीजन में कोई कार्बन नहीं है तो मतलब मेरे पास 5 ही है। 5 को स्प्लिट करके हम बनाते हैं एक कंपाउंड, आपके पास बनता है 3 कार्बन कंपाउंड 3PGA प्लस आपके पास बनेगा 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। टू फॉस्फो 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये जो 3PGA बना ये तो C3 साइकिल का पार्ट हो सकता है।
पर जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया वो C2 साइकिल का ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जिससे आगे C2 साइकिल के रिएक्शंस चल रहे हैं। अब आपके पास 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट इसका फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। ये 2 कार्बन कंपाउंड है इसीलिए हम इसको C2 साइकिल कहते हैं। ठीक है, अगर C2 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट पूछा जाएगा तो आप कहोगे 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2PG भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, PG। 2PG और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। आगे ये सिंपली कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। C2 साइकिल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपली ऐसे आते हैं कि कौन से ऑर्गेनेल से कौन सा कंपाउंड नेक्स्ट में गया, किसमें चेंज हुए, आगे नेक्स्ट में क्या गया। क्वेश्चन जब इतने हैं तो आपको अब ये क्लियर है कि क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस किसकी हो जा रही है, हमारे पास ग्लाइकोलेट की। इसके बाद ग्लाइकोलेट जो है वो मूव कर जाएगा इनटू परऑक्सीसोम्स। ग्लाइकोलेट मूव कर गया परऑक्सीसोम्स में, आगे वो बना देता है ग्लाइऑक्सिलेट। इसके बाद ये बना देता है ग्लाइसिन। तो लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में जो मूव करता है दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से बन रहा है हमारे पास सीरीन। ठीक है, देखो अब जो हमारा सीरीन होता है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, ग्लाइसिन 2 कार्बन कंपाउंड। मुझे ग्लाइसिन से सीरीन बनाना है 2 कार्बन से 3 कार्बन। तो हम अब क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इक्वेशन। और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ एक CO2 का लॉस होता है। तो अगर मुझे 3 कार्बन ये और एक CO2 ये 4 कार्बन आगे यूज करने हैं तो मुझे मिनिमम यहाँ 4 लेने पड़ेंगे ना। तो हम बैलेंस इक्वेशन स्टार्टिंग से मिनिमम मुझे यहाँ पे 2 ग्लाइसिन चाहिए क्योंकि ग्लाइसिन 2 कार्बन कंपाउंड है। तो टोटल मेरे पास सबस्ट्रेट साइड पे कार्बन कितने हो गए, 4 में से एक तो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया, 3 ने क्या बना दिया, सीरीन। तो अगर मिनिमम 2 ग्लाइसिन यहाँ यूज करने हैं तो यहाँ 2 बनने चाहिए, ये भी 2। ग्लाइकोलेट भी 2 कार्बन कंपाउंड है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट भी 2 है, इसके भी 2। तो मुझे मिनिमम RUBP के भी कितने से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2। एक मॉलिक्यूल से आपके पास एक एक बना था तो 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 बनेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे यहाँ 4 कार्बन चाहिए। तो मिनिमम 2 ग्लाइसिन जब इकट्ठे होंगे तब जाके ये रिएक्शन होगा। तो बैलेंस्ड फॉर्म में मैंने पहले ही शो कर दिया आपको कि हम 2 मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब परऑक्सीसोम्स में ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिलेट और ग्लाइसिन